हेलो बच्चों, मैं मोहन सर आप लोगों को अपने YouTube चैनल न्यू विजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा सारा वीडियो देख रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर, इतिहास चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें जो अगला टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण में हमको इटली के बारे में देखना है। अभी के इटली नहीं, जब इटली का एकीकरण नहीं हो गया था, मतलब इटली जो है पूरा एक देश नहीं बना हुआ था, वो जो है छोटे छोटे 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली जो है छोटे छोटे 7 राज्यों में बटा हुआ था और उसी को 7 राज्यों को एक में जोड़ने को कहा गया इटली का एकीकरण। अब इसमें हम देखते हैं विस्तार से, आज की क्लास में हम इसका टॉपिक समझते हैं कि कौन जगह जो है किसके अधीन में था, वहाँ पे कौन राजा किया, कैसे कैसे इसका एकीकरण हुआ, उसका आज हम प्रोसेस पूरा समझते हैं। तो पहला जो है देखते हैं, इसमें बहुत सारा राज्य का नाम जो लिखा हुआ है उसको हम समझते हैं। पहला देखो यहाँ पे राज्य जो लिखा हुआ है लंबार्डी। पहला क्या है? लंबार्डी, वेनेशिया, फिर इधर सेवाएं, फिर सार्डिनिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, पेपल्स जिसपे रोम, जिसको हम रोम बोलते हैं, और इधर सिसिलिया तथा नेपल्स। और हम इसका चारों तरफ थोड़ा देख लेते हैं। ऊपर में जो कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड खड़ा है, नीचे जो है फ्रांस है, और इधर हमारा जो है ऑस्ट्रिया। ठीक है, इस पे जो है लंबार्डी जो है, ये सब जो नाम है उसको याद कर लें, 1-2 याद रहेगा। उसके बाद फिर एग्जाम में अगर थोड़ा सा मैप बना दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो इटली का एकीकरण मतलब ये जो है सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बटा हुआ था, सब पर अलग अलग राजा था, अपना अपना अधिकार जमा रहा था। तो जैसा कि ये जो सेवाएं और सार्डिनिया है, सेवाएं और सार्डिनिया पर जो है ये फ्रांस का प्रभुत्व था। किसका प्रभुत्व था? फ्रांस का प्रभुत्व था। और यहाँ का जो, और इधर लंबार्डी और वेनेशिया पर जो है ये ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। और इधर सिसिलिया एवं नेपल्स पर जो था ये हमारा बुर्बो राजवंश का यहाँ प्रभुत्व था। जैसे कि जानते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद के बाद, फ्रांस की क्रांति के पहले जो है वहाँ बुर्बो राजवंश था। उसी तरह सिसिलिया और नेपल्स पर भी बुर्बो राजवंश का था। ये परमा, मोडेना, टस्कनी पर भी बुर्बो राजवंश का शासन था। ये मध्य इटली जो है, रोम जिसको हम बोलते हैं, इस पे हमारा पोप का शासन था। पोप क्या होता है? पोप आप जैसा कि जानते होंगे, जैसे ईसाई धर्म में जो पादरी होता है, पूजा करवाने वाला होता है, उसको हम पोप बोलते हैं। तो पहला नंबर तो हम इसका बहुत सारा जो राज्य दिया हुआ है, जो अलग अलग सब था, इटली के एकीकरण के पहले जो अलग अलग सब था उसके बारे में याद रखेंगे और समझेंगे। लंबार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन था, फ्रांस के अधीन सेवाएं और सार्डिनिया था, परमा, मोडेना, टस्कनी, पेपल्स और रोम जो है पोप के अधीन में था, और सिसिलिया एवं नेपल्स जो था वो हमारा बुर्बो राजवंश के अधीन में था। अब हम देखते हैं कि इस पर जो है कौन राजा बना, कैसे कैसे एकीकरण स्टार्ट हुआ। तो इटली में जो सबसे पहला इटली के एकीकरण के बारे में सोचा, इटली के एकीकरण का प्रस्ताव रखा, उसका नाम है जोसेफ मेजनी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है सबसे पहले इटली के एकीकरण के बारे में सोचा कि जिस प्रकार, देखो ये सोच विचार कैसे आया। इधर जो बगल का देश था फ्रांस में नेपोलियन का शासन आ रहा था। जैसा कि आप जान रहे थे, नेपोलियन के बारे में हम पढ़ाए हैं। नेपोलियन जो 1804 में राजा बना था और 1815 में वाटरलू के युद्ध में इसका पूरी तरह से हार हो गया था। और जीत किसका हुआ था? मेटरनी का। मेटरनी का जैसे ही जीत हुआ तो फिर से वो अपना पुरातन व्यवस्था को कायम कर दिया। तो नेपोलियन से ही ये सब जो सीख रहा है। नेपोलियन हम बताए थे, नेपोलियन केवल और केवल फ्रांस में ही शासन नहीं किया, वो पूरा लगभग यूरोप में शासन किया।
और सब जगह जा जा करके अपना देश के प्रति, अपना राष्ट्र के प्रति, अपना भूमि के प्रति प्यार को जगाया और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। तो वही नेपोलियन से ये लोग जो है नेपोलियन का विचारधारा को समझ करके और इटली के एकीकरण के बारे में सोचा। तो इटली के एकीकरण में जो पहला योगदान डाला था वो कौन था? जोसेफ मेजनी था, जिसका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। वो जो है इटली के एकीकरण की शुरुआत किया। जैसा कि आप जानते हो किसी चीज का शुरुआत करते हैं तो एकाएक उसका सफलता नहीं मिल जाता है कि आज हम शुरू किए, आज से पढ़ना स्टार्ट किए और कल पता चला जॉब लग गया, 1 महीना में जॉब लग गया। नहीं, इसमें बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सारा टाइम लगता है, समय लगता है, उसके बाद हमको सफलता मिलती है। तो जो जोसेफ मेजनी था वो बस स्टार्ट किया और जो है स्टार्ट करके 2 संस्था का गठन किया। तो मेजनी जो है इटली के एकीकरण को स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं किसी चीज का अगर हमको मुद्दा उठाना रहता है तो यंग आदमी को हमको खोजना पड़ता है। यंग मतलब होता है जवान, युवा। तो इसीलिए मेजनी जो है सबसे पहले दिमाग लगाया। मेजनी ये क्या किया, यंग इटली का निर्माण किया। पहले नंबर यंग इटली, मतलब जो देश में आदमी था, जो युवा लोग था, उसको क्या किया, इकट्ठा करके और इटली के एकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित कैसे किया? जगह जगह जाकर के भाषण दिया और अपना देश के प्रति प्यार को बताया, समर्पण को बताया कि जैसे जिस प्रकार से फ्रांस जो अभी सुखी संपन्न देश बना हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग भी अपना देश का विस्तार, विकास कर सकते हैं। तो मेजनी जो है 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण किया। यंग इटली पहले किया। यंग इटली, यंग मतलब जवान। सारा इटली देश का जो भी था युवा, उसको संगठित किया, उसको प्रोत्साहित किया और इटली के एकीकरण के बारे में समझाया कि हम लोग एक हो जाएंगे तो हमको जो है, जो ऑस्ट्रिया इधर से शासन कर रहा है, इधर फ्रांस शासन कर रहा है, कभी बुर्बो राजवंश शासन कर रहा है, कभी पोप शासन कर रहा है, वो हम लोग के पर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद फिर 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का गठन किया। यंग यूरोप का गठन किया। पहला नंबर यंग इटली, मतलब देश के आदमी को बोला कि सब लोग एक हो जाओ। उसके बाद यंग यूरोप, पूरा महाद्वीप के आदमी को बोला एक हो जाओ। तो मेजनी के बारे में हम समझ लिए। बस में उसके बाद क्या किया गया, ये ज्यादा भाषण वगैरह देने लगा। तब वहां का जो राजा था, इसको ये फिर यहाँ से भागना पड़ा, भाग करके चल गया, ये दूसरा देश चल गया, स्विट्जरलैंड चल गया। यहाँ पे देखो बगल में जो है, यहाँ पे जाकर के स्विट्जरलैंड में ये रहने लगा। कौन? मेजनी। इस प्रकार मेजनी का योगदान यहीं तक था। मेजनी का योगदान, क्वेश्चन पूछता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था, तो मेजनी के बारे में बोलेंगे। मेजनी का जन्म कब हुआ था? मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था, जेनेवा शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा शहर में हुआ था। वो जो है इटली के एकीकरण को शुरुआत किया और यहाँ के युवा लोगों को संगठित किया, भाषण दिया, भाषण देकर के प्रोत्साहित किया कि हम लोग इटली का एकीकरण कर लेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, फायदा के बारे में समझाया। और 1831 ईस्वी में यंग इटली का गठन किया और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का गठन किया। इस प्रकार मेजनी का खत्म हुआ। उसके बाद जो है ये सार्डिनिया और यहाँ पिडमॉन्ट ऐसे नीचे है, लेकिन हम यहीं पे दिखा देते हैं। सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का राजा विक्टर इमैनुअल बना। सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का राजा किसको घोषित किया गया? विक्टर इमैनुअल को। अब विक्टर इमैनुअल जो था एक राष्ट्रवादी नेता था। वो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, वो इटली का एकीकरण करना चाहता था। इसीलिए जो है विक्टर इमैनुअल जो है अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया। यहाँ सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा कौन बना? विक्टर इमैनुअल। यहाँ का राजा बना इमैनुअल, यहाँ का राजा बना। जो प्रधानमंत्री किसको बनाया? अपना काउंट काबूर को बनाया। अब काउंट काबूर क्या किया भाई? काउंट काबूर जो था एक कूटनीतिज्ञ माना जाता है, ये कूटनीति में बहुत अच्छा था काउंट काबूर। विक्टर इमैनुअल जो था कैसा राजा था? राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति प्यार था इसको भी। ये भी चाहता था कि हमारा इटली एक हो जाए और जिस प्रकार से फ्रांस आज विकास कर रहा है,
सब क्षेत्र में, उस प्रकार से हमारा इटली भी क्या करे, विकास करे। तो ये इटली को एकीकरण करने के लिए काउंट काबूर को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। और सार्डिनिया पिडमॉन्ट, तो काउंट काबूर जो था बहुत कूटनीति वाला आदमी था। कूटनीति वाला समझ रहा है ना, कूटनीति वाला आदमी कैसा होता है, मतलब कूटनीति खेल करके, जैसे हमारे देश में कौन थे, चाणक्य। कूटनीति से यही क्या किए थे, यहाँ से जब चंद्रगुप्त उनका शिष्य था, जिसके सहायता से सिकंदर को भारत से खदेड़ दिए थे। सिकंदर बोला जाता है, सिकंदर जो है पूरा विश्व विजेता है, लेकिन भारत में आकर के वो हार गया। किसके वजह से हार गया, कूटनीति की वजह से हार गया। और किसका कूटनीति, चाणक्य। वही कूटनीति अपना रहा था कौन, हमारा काउंट काबूर। तो देखो काउंट काबूर क्या कूटनीति अपनाया, ये जो बगल में जो पड़ोसी देश फ्रांस था, ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट का पहले विकास किया, पूरा यहाँ सड़क वगैरह, रोड वगैरह, शिक्षा व्यवस्था सब कुछ अच्छा कर दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ फ्रांस में एक गृह युद्ध चल रहा था, जैसा कि हम बताए थे 1848 में एगो युद्ध हुआ, 1830 में जुलाई क्रांति हुआ था, और 1848 में एक क्रांति हुआ था जिसमें लुई फिलिप राजा था, और 1830 वाला में चार्ल्स दसम राजा था। तो फिर लुई फिलिप भी यहाँ से भाग गया था। उसके बाद एक 1856 ईस्वी में यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया था। 1856 ईस्वी में गृह युद्ध हुआ था, जिसके हम क्रीमिया युद्ध बोलते हैं। फ्रांस में क्या होने लगा, क्रीमिया युद्ध। क्या होने लगा, क्रीमिया युद्ध। तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो प्रधानमंत्री था काउंट काबूर, ये दिमाग लगाया कि पहले हम क्या करें, फ्रांस को क्रीमिया युद्ध में साथ दे देते हैं। अपना सेना, थल बल, दल से क्या किया, फ्रांस को साथ दिया। क्यों साथ दिया, अरे कोई आपका बड़ाई कर रहा है तो वो ऐसे ही बड़ाई नहीं कर रहा है, आपका कोई प्रचार कर रहा है, आपके बारे में कोई किसी को बता रहा है, तो जरूर कुछ राज है। तो उसी तरह से ये जो काउंट काबूर था, ये भी दिमाग लगाया कि फ्रांस का जो गृह युद्ध चल रहा था, क्रीमिया युद्ध, इसमें साथ दे दिया। और उससे पहला नंबर तो साथ दे दिया, तो फ्रांस भी बोला कि हम आपको ऑस्ट्रिया से जो भी युद्ध लड़िएगा तो हम उसमें आपका साथ करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है फ्रांस का साथ दिया कौन, काउंट काबूर दिया। और उसके बाद जो है काउंट काबूर जो है ऑस्ट्रिया को खदेड़ने के लिए लोम्बार्डी और वेनेसिया से युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद फ्रांस भी इसका साथ दिया, लेकिन फ्रांस पूरा अपना सेना वगैरह सब कुछ भेज दिया। किसके साथ में, काउंट काबूर के साथ में। किससे युद्ध करने के लिए, ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए। लेकिन ये फ्रांस को डर लगने लगा कि अगर ये इटली एक बड़ा देश, एकीकरण इसका हो जाएगा, तब ये हो सकता है हम पर ही हावी हो जाए, आगे जाकर के हम पर ही शासन कर ले। क्योंकि जो इटली में भी हम बहुत सारा चीज पर शासन किए, सिसिली तथा नेपल्स पर बुर्बो राजवंश था, इधर परमार मोडेना टस्कनी पर था शासन था, इसीलिए इसको डर लगने लगा। और एक कारण था क्योंकि ऑस्ट्रिया से भी इसका गठन हो गया था, मतलब क्या बोलते हैं, गठबंधन हो गया था, संधि था कि हम इसको प्रसा के युद्ध में साथ देंगे। प्रसा कहाँ है, तो इटली, अभी तो हम इटली का एकीकरण देख रहे हैं ना, जर्मनी के एकीकरण में देखेंगे। जर्मनी जो है 300 छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था, और उसमें एक जो बड़ा भाग था, बड़ा प्रांत था, उसका नाम था प्रसा। उसके युद्ध में इसको साथ देने का वचन दिया हुआ था, इसीलिए इसको क्या किया, अपना डर से वचनबद्ध होकर के ये अपना सेना वापस ले लिया। अब काउंट काबूर के पास उतना एबिलिटी तो नहीं था, उतना सेना नहीं था फ्रांस के जैसा कि ऑस्ट्रिया, जहां ऑस्ट्रिया का राजा उस समय कौन हुआ करता था, मेटरनिक। कौन हुआ करता था, मेटरनिक, कि मेटरनिक को खदेड़ दे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जब तक इसका सांस बचा, काउंट काबूर जो है लड़ते रहा, और लड़ते लड़ते फिर पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ। उसमें जो है काउंट काबूर को भी न्योता मिला। और क्या किया गया, उसमें क्या डिसीजन लिया गया कि ये युद्ध समाप्त नहीं होता, तो इसमें डिसीजन ले लिया गया कि वेनेसिया पर किसका अधिकार हो गया, ऑस्ट्रिया का अधिकार, और लोम्बार्डी पर किसका अधिकार हो गया, इसका काउंट काबूर का अधिकार। चलो, ये युद्ध शांति सम्मेलन हुआ। ये जैसा कि जानते हैं कि कोई भी युद्ध को शांत करने के लिए शांति सम्मेलन होता है, तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो है वेनेसिया पर किसका अधिकार हो गया, ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया, और लोम्बार्डी पर किसका अधिकार हो गया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। देखो, इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा बोला जाए तो कौन है, यही ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। क्वेश्चन पूछता है कि इटली के एकीकरण में बाधाएं का वर्णन करें, तो सबसे बड़ा जो बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि फ्रांस के जैसा इटली भी क्या बने, एक
संगठित देश बने और एकीकरण इसका हो, क्योंकि एकीकरण हो जाएगा तो फिर शासन नहीं कर पाएगा ना। ऐसे छोटा छोटा राज्य है, छोटा छोटा राज्य में मेटरनिक अपना कूटनीति पुरातन व्यवस्था लागू करके उसको राज कर रहा था। तो इस प्रकार क्या हुआ, लोम्बार्डी, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, मतलब ये वाला क्षेत्र जो है ये एक हो गया, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, एक हो गया। और परमा टस्कनी भी ये फ्रांस से क्या किए हुए था, बात किए हुए था। और जब ये ऑस्ट्रिया से युद्ध कर रहा था ना, तब फ्रांस को वादा किया था फ्रांस से कि हम लास्ट में सेवाएं को क्या करेंगे, आपको दे देंगे। अगर हम लोग ऑस्ट्रिया से जीत जाएंगे तो सेवाएं को आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। अब देखो, अब आ जाते हैं मध्य इटली पर। मध्य इटली पर किसका शासन था, पोप का। ये नहीं चाह रहा था, बोल रहा था कि हम अपना देश बनाएंगे। उसके पहले हम आते हैं दक्षिणी इटली। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी इटली। दक्षिणी इटली में एक राजा आया जिसका नाम था गैरिबाल्डी, जो कि क्या किया, एक नेता था। गैरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। तो गैरिबाल्डी पहले नंबर पे, हाँ, बुर्बो राजवंश चल रहा था, बुर्बो राजवंश को समाप्त किया और लाल कुर्ती नामक एक दल का गठन किया। लाल कुर्ती, कुर्ती मतलब होता है कपड़ा। जैसे अभी भगवा कलर को आप जानते होंगे, भगवा कलर में एक कोड होता है कि अगर वो कलर का ड्रेस पहन लेगा तो समझ जाता है कि भगवा दल का आदमी है या बजरंग दल का आदमी है। उसी तरह से वो एक दल बनाया जिसका नाम रखा लाल कुर्ती। और सबका कपड़ा कैसा रहता था, लाल कपड़ा रहता था। और उसमें सब पढ़े लिखे लोग को इकट्ठा किया और बहुत सारा भाषण दिया। ये पूरा दक्षिणी इटली को क्या कर लिया, एकीकरण कर लिया। कौन, गैरिबाल्डी। और गैरिबाल्डी जो था पेशे से नाविक था, बहुत अमीर घर का था, लेकिन इसको जो है विक्टर इमैनुअल, देखो अब कौन कौन एक में हो गया, इधर वाला सारा भाग हो गया, इधर वाला भाग हो गया, बीच में बच गया ये रोम, जिस पर पोप का अधिकार। पोप मानवे नहीं कर रहा था। अच्छा बताइए, इतना सारा मान जाएगा, इतना सारा मान जाएगा, ये नहीं मानेगा। तो इसको खुश करने के लिए क्या बोल दिया ये विक्टर इमैनुअल कि चलिए हम आपको क्या बना देते हैं, राजधानी बना देते हैं। अरे जैसा कि देश का बताओ, भारत का राजधानी कहाँ, न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली से ही क्या होता है, सारा कारोबार, या तो कोई विदेश से नीति होगा, कोई वैदेशिक संधि होगा, जैसे G20 अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो कहाँ बैठक होगा, दिल्ली में होगा, यानी देश का राजधानी में होगा। इसी तरह से विक्टर इमैनुअल इसको लुभावना दिया कि अरे हम आपको राजधानी बना देते हैं, उसके बाद आप ही से सब कुछ तो होगा, आप ही की जगह से तो कोई सब नियम कानून बनेगा। तो फिर लास्ट में भी ये भी क्या होगा, इटली के एकीकरण में मिल गया। और इस प्रकार जो है इटली के एकीकरण संभव हुआ। और इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था इटली के बाधाएं, इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या था। तो सबसे बड़ा बाधा हमारा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। दूसरा बाधा क्या होगा, आपसी तालमेल नहीं था। ये अपना देश अपना रहा था, ये अपना देश कर रहा था, इधर कुछ क्षेत्र पर फ्रांस का शासन था, ये बुर्बो राजवंश शासन था, ये सब इसका बाधाएं था। और रोम जो था, ये पोप जो था अलगे, ये अपना बोल रहा था कि हम जो हैं को है ये नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये एकीकरण नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब वहाँ सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा कौन बना, विक्टर इमैनुअल, तो ये प्रधानमंत्री किसको बनाया, काउंट काबूर को बनाया। और काउंट काबूर जो है कूटनीति खेला और फ्रांस को पहले सहायता किया, किसमें, क्रीमिया युद्ध में किया। कब, 1856 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध में साथ दिया। क्यों साथ दिया, कि हमको आगे चल के क्या करेगा, ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ने में हमको साथ देगा। पहले साथ देगा, उसके बाद ना तुमको साथ देगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग कम, ये जो इटली वाला था कमजोर था, तो पहले आगे बढ़ के क्या साथ दिया फ्रांस का। फ्रांस ने वादा किया कि हम ऑस्ट्रिया के युद्ध में आपको साथ देंगे। लेकिन ऑस्ट्रिया के युद्ध में साथ दिया, लेकिन फिर इसको डर सताने लगा। अरे कोई पड़ोसी घर, मान लो पड़ोसी जो है अगर विकास करने लगता है, मान लो गाड़ी मोटर एरोप्लेन सब खरीद लिया, तो उसका पड़ोसी वाला को जलन होता है कि कैसे करके इसका क्या हो, ये आगे नहीं बढ़ पाए, कभी एक्सीडेंट करवा देगा, कोई तरह से आरोप लगा देगा, केस उसमें फंसा देगा। तो उसी तरह से ये फ्रांस को भी डर लगने लगा कि पता चला आज तो हम इसका साथ दे रहे हैं, अब कल ये बड़ा देश बन जाएगा तो हम पर ही हावी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, फ्रांस जो है अपना सेना वगैरह को वापस ले लिया। लेकिन तब पर भी ये काउंट काबूर पीछे नहीं हटा, उससे युद्ध करते रहा। लेकिन ये युद्ध को शांति बनाने के लिए, शांति करने के लिए, शांत करने के लिए जो है पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें काउंट काबूर को भी न्योता मिला। ये गया, जिसमें क्या हुआ, वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया,
ऑस्ट्रिया का, और लंबार्डी पर किसका अधिकार हो गया, सार्डिनिया पर। मतलब इस तरह से ये हमारा क्षेत्र में आ गया। और लास्ट में फिर वेनेशिया को भी इसमें मिला लिया गया था। अब परमा, मोडेना, टस्कनी तो मिल गया। उसके बाद फिर सिसिली एवं नेपल्स का जो बुर्बो राजवंश का शासन चल रहा था, उसमें एक गैरिबाल्डी शासक आया जो पेशे से नाविक था, और ये जो है सारा वहाँ लाल कुर्ती नामक दल का गठन किया और सारे युवाओं को इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके दक्षिणी इटली का एकीकरण कर दिया। फिर दक्षिणी इटली, इधर उत्तरी इटली, सब एकीकरण हो गया। अब बीच में ही रोम नहीं मान रहा, पोप नहीं मान रहा था, तो इसको वहाँ का राजधानी बना दिया गया, और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हुआ। और इटली का एकीकरण, ठीक है, तो इसके आगे हम इस प्रकार, और इसमें मेजनी का योगदान जो है सबसे अहम माना जाता है, जो 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया। और इस प्रकार इटली का एकीकरण भी 1871 के आसपास हो गया था, और जर्मनी का एकीकरण भी 1871 में ही हुआ था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इटली का एकीकरण आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो दूसरे भाई बंधु को भी ये हमारा लिंक शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ इसमें गड़बड़ी लग रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तब आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं। उसको हम देख करके आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब